ये कहानी 12 अक्टूबर 1972 की है। उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट F-71 उरुग्वे से चिली जा रही थी। इस विमान में कुल 45 लोग सवार थे। इसमें ज्यादातर युवा रग्बी खिलाड़ी और उनके परिवार के सदस्य थे। सभी लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने को लेकर उत्साहित थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यात्रा इतिहास के सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरी में बदलने वाली है। उनका प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से होकर चिली जाने वाला था, लेकिन प्रकृति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसे जैसे विमान पहाड़ के करीब पहुंचा तो मौसम खराब होने लगा। उस दिन 12 अक्टूबर को पहाड़ों में एक भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा सका। इसके बाद पायलटों ने बीच रास्ते में रुकने को और अगले दिन दोबारा उड़ान भरने का फैसला किया। प्लेन ने रात बिताने के लिए अर्जेंटीना के मेडोजा शहर में लैंडिंग की। अगले दिन के यानी 13 अक्टूबर को प्लेन ने दोपहर के 2:18 में फिर से उड़ान भरी। पायलटों को यकीन था कि मौसम साफ हो चुका है। अगले 1 घंटे तक उड़ान बिल्कुल ही सामान्य रही। फिर दोपहर के 3:21 में पायलटों ने प्लेन को नीचे उतारना शुरू किया। प्लेन सेटिंग याको के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी पहाड़ों के बीच ही था, क्योंकि शहर के बिल्कुल पास ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। प्लेन को नीचे उतरते समय अचानक भयंकर टर्बुलेंस शुरू हो गई। प्लेन बुरी तरीके से हिलने लगा। इसी दौरान प्लेन के चारों ओर घने बादल छा गए। बादलों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक प्लेन के अलार्म बजने लगे और इमरजेंसी लाइट जलने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रग्बी खिलाड़ी इसे सामान्य टर्बुलेंस समझकर वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। तभी एक यात्री ने खिड़की से बाहर देखा। बादल हट रहे थे, लेकिन उसने देखा कि प्लेन बहुत ही खतरनाक रूप से एक पहाड़ के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकला, पायलटों को एहसास हुआ कि वो सीधे एक विशाल चट्टान की ओर बढ़ रहे हैं। घबराकर उन्होंने तुरंत प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की। ग्राउंड क्लियरेंस अलार्म जोर जोर से बजने लगे। पायलटों ने प्लेन को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की। उनका एम था पहाड़ के ऊपर से सुरक्षित निकलना, लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत ही देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा ऊपर जाते समय पहाड़ से टकरा गया और प्लेन का पिछला भाग अलग हो गया। पीछे की सीटों की 2 लाइन प्लेन से बाहर उड़ गई। 3 पैसेंजर उनके साथ उड़ गए और गायब हो गए। प्लेन कुछ और सेकंड के लिए ऊपर की ओर उड़ता रहा, फिर अचानक वो नीचे गिरने लगा। कुछ सेकंड बाद एक और टक्कर हुई। प्लेन का लेफ्ट विंग टूट गया। कुछ और पैसेंजर प्लेन से बाहर उड़ गए और नीचे गिर गए। प्लेन का केवल अगला भाग बचा था और वो एक ग्लेशियर पर गिरा। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ग्लेशियर पर नीचे फिसला और 700 मीटर नीचे गिरने के बाद तथा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन में सब कुछ नष्ट हो गया था। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से कुचला गया था और पायलट तुरंत मारे गए। ये प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के एक अज्ञात पहाड़ पर 3570 मीटर की ऊंचाई पर टूट पड़ा था। और 45 लोगों में से 33 अभी भी जिंदा थे। किसी तरह इस दुर्घटना से बच गए थे। समस्या ये थी कि उनमें से कई लोग घायल थे और किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ फंसे हुए हैं। बाद में पता चला कि ये प्लेन अपने मार्ग से 80 किलोमीटर दूर था और सर्वाइवल की ये दर्दनाक कहानी अभी शुरू हुई थी दोस्तों। तो उन लोगों ने उस समय कल्पना की होगी, और नहीं आप अभी कल्पना कर सकते हैं कि इन बचे हुए लोगों के साथ आगे क्या हुआ। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the Miracle of the Andes. इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवल्स ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले थे 19 साल के रोबर्टो कनेस और दूसरे थे 20 साल के गुस्ताव। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो ये तुरंत काम पर लग जाते हैं। ये देखते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद करी जा सकती है। देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही सीरियस इंजरी हो रखी है। इसे एक पैसेंजर है 23 साल के फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवल्स की मदद करने की। और दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवल्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक क्रैश साइट को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर्स लास्ट में ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये प्लेन बहुत ही दुर्गम जगह पर क्रैश किया होगा। लेकिन समस्या ये थी कि ये प्लेन व्हाइट कलर का था। ये एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहाँ चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ों में इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल का काम था। 13 अक्टूबर की रात को बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से वो एक रात यहाँ गुजार ले, ठंड से बचने का कोई तरीका ढूंढ ले। अगले दिन तो उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सर्वाइव नहीं कर सके। सर्वाइवल्स का नंबर 33 से नीचे गिरकर 28 पर आ गया है। जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची खुची बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लोग लॉगेज, सीट और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पिछले हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि
अंदर गर्म रह सके। अगले दिन 14 अक्टूबर चिली और यूरोप के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पाते हैं। सर्वाइवल्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करके प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए OS लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है वो लेटर्स लिख पाए। फिर ये कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए ताकि शॉर्ट्स एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे। जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। चिल्लाकर हाथ फेर कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर फीडसस नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। वो एक मोटर की सीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कंसंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बोतलों में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर सीट पर लगी जो गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे उन्हें होश आता है उन्हें दिखता है कि उनकी माँ क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत ही सीवियरली इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे बीतता गया क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी मर जाती है अपनी इंजरी के चलते। इसी हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए कहा जाता है कि लिव एवरी मोमेंट, जिंदगी में हर दिन हर पल खुश कर जियो। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी भी बर्फ नहीं देखी थी और अब अचानक -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई अल्टीट्यूड पर ना प्रॉपर खाना पाने के यहाँ किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। इस पूरी परिस्थितियों में एक और भी प्रॉब्लम थी, स्नो ब्लाइंडनेस की। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर लेती है। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवल का कुछ आता पता नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है। अब इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा बचा होगा। 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। लोग रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा सा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं और इनके एफर्ट की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था, बाहर की चीजें सर्वाइवर्स सुन सकते थे लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा जा सकते थे। रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद, तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग तो रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद, और कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। Feeling that the world is alive and they consider you dead. पराडो एक लौते थे जो ज्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही प्लान बन रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना मौजूद नहीं था। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने सारे खाने को लिमिटेड करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे, लेकिन इतना खाना काफी नहीं था क्योंकि खाना अब बिल्कुल खत्म होने लगा था। 4800 की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही कोई जानवर था जिसे मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। कुछ लोगों ने तो प्लेन के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश की, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कर्टन, सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडी को खाने के और कोई रास्ता नहीं है। फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे। पहले कनेसा आया तो उसी ने ही पहले ट्राई किया ये सब करने को। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब और कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए अब ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटने जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया
किया जाए। उस रात उन्हें एक बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से भारी बर्फ पहाड़ के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है और 8 लोग बर्फ के अंदर गुम होकर मारे जाते हैं। बचते हैं सिर्फ 19 लोग। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवल्स किसी तरीके से क्रैश स्पेस में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर आते हैं जब मौसम साफ होता है और बाहर निकलकर ये बचे कुचे लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें कोई भी बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है और नहीं है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे। वैनेसा पराड और बिजेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवल्स में से एक थे। तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें ही दिए जाए क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद तीनों लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट कर गिर गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेस मिलते हैं, चॉकलेट्स के बस्ते ही, मीट पेटी, रम की एक बोतल, एक्सेट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी। और इसके साथ ही इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो जिससे न सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात बिताई जाएगी। अगले दिन ये थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए, क्यों ना। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 115 वोल्ट एसी से काम करता था और जो बैटरी इनकी थी वो 24 वोल्ट डीसी की थी। कुछ दिन तक पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की लेकिन एक काम नहीं कर रहा। ये डिसाइड करते हैं कि अगर जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद में से 3 और सर्वाइवल्स मारे जाते हैं। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों में चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सर्वाइव किया जाए रात में। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। नीचे जाने से पहले इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर है। तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ये चलकर मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। पराडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे, अपने टी शर्ट के ऊपर और 3 स्वेटर्स पहन रखी थी और पैरों पर उन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहन रखी थी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी कि इनके पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, ना कोई नक्शा था, ना कोई कंपास था। And you can imagine, without any skill, without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up, you might be using your hands and your feet, you're slipping, you're sliding, and for every step that you go up, you slide back a half a step. इतनी हाइट पर हवा भी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से ब्रिटेन्स इन डिसाइड करता है कि वापस मुड़कर क्रैश साइड पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर ब्रिटेन्स अपना रास्ता वापस लेता है जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउनहिल था। एयरक्राफ्ट की सीट को स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर अंदर वो क्रैश साइट पर वापस पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे और सिर्फ 1 घंटे में वापस क्रैश साइट पर पहुंच गया। पराडो और कनेसा पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ की पीक पर पहुंच जाते हैं और इन्हें दिखता है कि सिर्फ चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आस पास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये चारों तरफ देखते हैं। फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में 2 पहाड़ियों की चोटी है जहाँ पर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। ये आगे चलते रहते हैं और फाइनली ये एक वैली में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी वैली जहाँ पर इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुँचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते डाउन हिल का रास्ता मिलना आसान था। ये चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है। खेतों में कुछ गाय दिखाई देती है। इतना थक गए थे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इससे आगे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। वे चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि उन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही। लेकिन बाई चांस उनमें से एक इंसान पराडो और कनेसा की तरफ देखकर वापस चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। इस पेपर को पत्थर और पेपर के साथ अटैच करता है। एक धागे की जरिए नदी के दूसरे
दूसरे किनारे की ओर फेंकते हैं। बराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। बराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन। मैं माउंटेन से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं और मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई भी खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची है, प्लीज हमें बचा लो। दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था। वो इस नोट को पढ़ता है और इन्हें इशारों में समझाता है कि मैं समझ लिया। अपने दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ कुछ याद तो आ रहा है। कुछ 2 महीने पहले मैंने एक खबर सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। इन साथियों को रियलाइज होता है कि ये शॉक रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता है कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। वो ब्रेड का टुकड़ा फेंकते हैं नदी की दूसरी ओर और अगले 10 घंटे तक लगातार एक घोड़े में बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ते हैं। इंसानों की किसी भी गांव या बस्ती से ये इतने दूर थे और ये सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो एक खबर वहाँ के आर्मी कमांडर को बताई जाती है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पिछले 10 दिनों से 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइकिंग किए थे। मैंने अपना हाफ बॉडी वेट लूज कर चुके थे। 44 kg इनका बॉडी वेट बचा था और ये कहानी सभी लोगों को पता चलती है। उसके बाद इमीडिएट रेस्क्यू करने के लिए आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा को लेकर लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर लेकर आते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके। फाइनली 22 दिसंबर 1972 70 डेज के बाद 2 हेलीकॉप्टर शॉर्ट्स एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं। टोटल 16 सर्वाइवर्स यहाँ रेस्क्यू किए जाते हैं। ये बहुत ही बुरी हालत में थे। ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है कि उम्मीद को लेकर अगर आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और अपने अंदर सब्र है तो क्या कुछ नहीं करा जा सकता। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है। ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।